हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने की सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, हाउ यू लाइक्स द वीडियो, व्हाट काइंड ऑफ सजेशन, एनी काइंड ऑफ द सजेशन विल बी अलाउड। कि आप कोई भी सजेशन देना चाहें कि मैम ऐसे नहीं ऐसे, सारे सजेशंस आपके अलाउड हैं। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, जिनको ज़रूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की, उन तक वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल फिज़िक्स विद ममता। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें डेली हम एक टॉपिक किया करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, चाहे वो प्रीवियस ईयर है चाहे वो एक्सपेक्टेड है, सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जितना ज़्यादा आपका मुझे एप्रिशिएशन मिलेगा उतना ही ज़्यादा मेरा मन करेगा कि मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करूं जिससे आपका बहुत अच्छे से फ़ायदा हो पाए और हर बच्चे का जिसको ज़रूरत है पीजीटी फिज़िक्स क्लियर हो पाए। इसी उम्मीद के साथ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 41। इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं रीड करूं, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द सुपर इम्पोजिंग वेव इज लेस देन द कोहेरेंस लेंथ। तो हमारे पास क्या होता है कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस लेने के लिए हमारे पास जो दो वेव सुपर इम्पोज करे, क्योंकि इंटरफेरेंस क्या होता है, जब आपकी दो वेव सुपर इम्पोज करके कुछ फ्रिंजेस बनाती है ना। सुपर इम्पोज करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्रिंजेस आती है वो कब आएंगी, जब आपके पास जो दोनों वेव सोर्स है या जो सुपर इम्पोजिंग दोनों वेव है, जब या तो उनका जो फेज है वो क्या हो कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कि दोनों सोर्सेज क्या हो कोहेरेंट, और या फिर जो आपकी सुपर इम्पोज वेव करिए उन दोनों का जो पाथ डिफरेंस है ना वो किससे कम होना चाहिए, कोहेरेंस लेंथ जो एल से डिनोट करते हैं उससे हमारे पास क्या होना चाहिए, कम। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, द रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ एन कोहेरेंट वेव्स विल बी एन स्क्वायर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव। तो हमें पता है अगर हमारे पास, जैसे हमने यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना, कि हमारे पास दो पिन होल्स हैं और दोनों से हमारे पास क्या हो रही है, लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव क्या कर रही है, पास कर रही है, और स्क्रीन पे सुपर इम्पोज करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक पैटर्न मिलता है इंटरफेरेंस का। तो उसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी के फॉर्म में क्या लिखते हैं, फर्स्ट सोर्स की जो फर्स्ट वेव है उसकी इंटेंसिटी प्लस सेकंड वेव की प्लस 2 अंडर I1 I2 cos थीटा। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos थीटा शुड बी 1। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2। हमें पता है इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो चाहो तो आप इस फॉर्मूले को एम्पलीट्यूड की फॉर्मेशन में भी ले सकते हैं, लेकिन हमें एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ द इंटेंसिटी बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास इंटेंसिटी के फॉर्म में लिख लिया दो वेव के लिए। अगर मुझे इसको एन कोहेरेंट वेव्स के लिए क्या करना हो, जर्नलाइज, तो मेरे पास आई मैक्सिमम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ I2 प्लस I3। अब ये देखो ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, तभी ये बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास ये, अगर मेरे पास एन कोहेरेंट वेव्स है तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एन ऑफ अंडर रूट ऑफ आई का स्क्वायर। आई क्या है, किसी भी एक की मैक्सिमम इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी। तो ये क्या होगा, एन स्क्वायर ऑफ आई, मतलब एन स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव। मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगर मैं बात करूँ फोर्थ स्टेटमेंट की, द स्टेटमेंट ऑफ पोलराइजेशन अफेक्ट द इंटरफेरेंस, ये भी सही बात है, क्योंकि पोलराइजेशन क्या होता है, किसी भी एक डायरेक्शन में आपकी वेव का पास होना, वही आपका क्या है, स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो ये क्या करती है, अफेक्ट करती है इंटरफेरेंस को, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ही दोनों वेव्स का अलग अलग होगा, अगर उनका फेज डिफरेंस ही अलग अलग होगा, तो कैसे इंटरफेरेंस होगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन शुड बी रॉन्ग। इसका रीज़न क्या है, हमें पता है जब हम थिन फिल्म का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हम क्या मानते हैं कि एक थिन फिल्म है जिसकी विड्थ क्या है, T। अगर मेरे पास कोई रे इंसिडेंट होती है तो अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल।
कुछ पार्ट उसका क्या होगा, रिफ्लेक्ट, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोबारा क्या होगा, ट्रांसमिट, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। तो ये हमारे पास क्या मिलेगी, एक रिफ्लेक्टेड वेव के कारण ट्रांसमिशन। तो यहाँ से जो वेव आपकी रिफ्लेक्ट हुई और ये इतना पार्ट ट्रैवल करके उस थिन फिल्म में से वेव रिफ्लेक्ट हुई, तो हमारे पास वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड वेव्स, है ना। ये मीडियम कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम, क्योंकि ये थिन फिल्म है ग्लास की, और ये क्या है, एयर का मीडियम, तो ये कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ हमें क्या कहता है कि कोई भी रे अगर डेंसर मीडियम के सरफेस से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो उसमें कितना फेज का चेंज होगा, पाई फेज का चेंज होगा, और इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा, तो नेट रिजल्ट में कितना फेज चेंज हुआ, पाई फेज चेंज हुआ। तो इसका मतलब आपके पास जो कंडीशन है 2 म्यू टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू, या कॉस अल्फा दैट शुड बी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2, ये किसके लिए है, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस या फिर कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस। किस केस में, थिन फिल्म के केस में, रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में आपके पास जो मैक्सिमा की कंडीशन है या ब्राइट की कंडीशन है वो क्या है, 2 म्यू टी कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2। ऐसा क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, एक्स्ट्रा फेज ट्रेवल किया है पाई, और कितना पार्ट डिफरेंस ट्रेवल किया है, लैम्डा बाय 2। तो इसका मतलब आपके पास जो जो पार्ट डिफरेंस है ये क्या होता है, पाथ डिफरेंस, किसके इक्वल होगा, 2n + 1 लैम्डा बाय 2। और अगर मैं बात करूँ डार्क के केस में तो ये क्या होगा, 2 म्यू टी कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। ये हमारे पास क्या होगा, डार्क के केस में होगा, या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में होगा। अब इसने कंडीशन क्या बोली है, एक्सेसिवली थिन, मतलब ये बहुत ही थिन हो जाए, मतलब t टेंड्स टू क्या कर जाए, 0। तो देखो अगर ये t टेंड्स टू 0 कर गया तो कोई डेंसर मीडियम बचा, नहीं बचा। इसका मतलब इसमें कोई भी फाई का चेंज नहीं होगा। अगर इसमें पाथ का चेंज नहीं होगा तो आपके पास ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 म्यू टी कॉस थीटा दैट शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। तो अब वो कंडीशन किसकी हो जाएगी, इसकी। तो इसका मतलब आपके पास जो ब्राइट जो फ्रिंज है वो फर्स्ट जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, डार्क। तो एक्सक्लूसिवली थिन में हमें क्या मिलेगी, जो फिल्म है वो अपीयर कैसे होगी, डार्क, क्योंकि उसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये चारों स्टेटमेंट ही इंटरफेरेंस से पूछी गई है। ये बेसिक कंडीशन है इंटरफेरेंस की, ये इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी के बारे में है, ये केस है थिन फिल्म का, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, बेसिक कंडीशन ऑफ द इंटरफेरेंस के बारे में ही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 42 नंबर। हमारे पास क्या है, ये भी स्टेटमेंट्स दी हुई है और पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r about a tangent in its on plane is 3/2 mr²। ये भी ठीक है। इसमें सेकेंड अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट अ टेंजेंट इट्स ऑन प्लेन इज 5/4 mr²। ये भी ठीक है। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूँ तो सिर्फ ये रॉन्ग है और बाकी ये सारे ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आप इसको मान सकते हो, वरना अगर आप इसको डायरेक्ट निकालने बैठोगे तो इसमें ही हाफ एन हावर आपका लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक कह सकते हैं या मेरा तरीका बता सकती हूँ कि मैंने कैसे याद किया हुआ था। हमारे पास क्या होता है, शुरू में सर्कुलर रिंग है ना, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर रिंग्स की हेल्प से ही कौन बनता है, सर्कुलर रिंग की हेल्प से ही क्या बनेगा, हॉलो सिलेंडर, है ना, हॉलो सिलेंडर। ये दो केस। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क की, सर्कुलर डिस्क, और डिस्क से ही क्या बनता है आपके पास, सॉलिड सिलेंडर। और इसके बाद आएगा सॉलिड स्फीयर। बस याद करने के तरीके से बता रही हूँ मैं। इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी कोई एक्सिस इसके डायमीटर से पास होगी तब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इसका होगा 2/2 mr², इसका होगा 2/3 mr²। ये क्या है, अबाउट द टेंजेंट, अबाउट द डायमीटर। ये क्या है, अबाउट द डायमीटर दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ये जो आई मैं बता रही हूँ वो, तो इस केस में आपके पास ये क्या होगा, 2/4 mr²।
और इस केस में ये आपके पास क्या होगा, I शुड बी इक्वल टू 2/5 ऑफ mr²। तो देखो अगर इसने टेंजेंट का पूछा तो टेंजेंट के लिए इतनी डिस्टेंस और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरी ये क्या होगा, I टेंजेंशियल शुड बी I जो डायमीटर के अलोंग है प्लस ये कितनी डिस्टेंस है, रेडियस r, तो ये कितना होगा mr²। हम पढ़ते हैं ना मास इंटू जो डिस्टेंस इनके बीच में है टेंजेंट और बॉडी के, तो ये क्या होगा mr²। तो ये क्या है हाफ mr²। तो इसका मतलब सर्कुलर रिंग के केस में अबाउट द टेंजेंट क्या होगा 2/mr²। स्फेरिकल शेल की बात करूं तो 2/3 प्लस mr²। ठीक है, ये क्या होगा 1/2 mr² प्लस mr²। ठीक है, और ये आपके पास क्या होगा I इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस mr²। तो ये क्या होगा 2/7। तो थर्ड स्टेटमेंट में क्या गिवन था 2/3 अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस, 2/3 दिया हुआ था ना, लेकिन आएगा क्या 2/7। तो ये स्टेटमेंट आप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा मेमोरी से रिलेट करने वाला क्वेश्चन था, बल्कि ईजी है, आप अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स दी हुई है और यही पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास क्या है, राइट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर इंड्यूस्ड करंट और EMF वेयर एज द लेफ्ट हैंड रूल रेफर्स टू द फोर्स ऑन अ कंडक्टर। तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड रूल होता है ना, ये क्या होता है फोर्स ऑन अ कंडक्टर के बारे में बताता है। तो ये हमारे पास अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या है, अगर थंब रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, तो ये जो मेरी अपर फिंगर है ये शुड बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फिंगर है ये हमारे पास क्या बताती है उस कंडक्टर की वेलोसिटी, है ना। इसी को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड थंब रूल, जो कि इसके लिए यूज होता है कंडक्टर के लिए। सेकंड अगर मैं बात करूँ राइट हैंड थंब रूल, इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो ऐसे सर्कल, जो राइट हैंड थंब रूल है उसमें हमारे पास क्या होता है ऐसे सर्कल, तो जो क्या बताता है इंड्यूस्ड करंट, और जो राइट हैंड थंब रूल है ये हमें क्या बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ये हमारे पास क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, जैसे ही ये फ्लक्स लाइंस चेंज होगी तो ये हमें जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा EMF की। अगर आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन इस तरह से है तो थंब क्या होगा नीचे की तरफ, तो वो आपको क्या बताएगा जो भी आपकी इंड्यूस्ड EMF है या फिर करंट। सेकेंड स्टेटमेंट, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूँ, लेंज लॉ इज द बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये भी ठीक है, क्योंकि लेंज लॉ हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड EMF किसी भी सर्किट में प्रोड्यूस होगी वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये अपोज करती है किसी भी कॉज को, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके पास क्या है करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके पास क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 44 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछे हुए थे कि एक जो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर, या फिर और सेकंड स्टेटमेंट आपको गिवन है कि जो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्या। तो ये इसमें क्या है हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, वो क्या होते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं एटम्स का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जहाँ पे एटम्स का एक्सचेंज होगा तो कोई आयन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा जो सेमीकंडक्टर होगा वो क्या होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जो इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास है वो किस पे डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी पे। ये बात भी क्या है सही, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें क्या है करेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 45 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ऑब्जर्व इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। कौन सी एक क्वांटिटी है जो न्यूक्लियर रिएक्शन में ऑब्जर्व नहीं होती, आइसोटॉपिक स्पिन, न्यूक्लियॉन नंबर, या फिर एंगुलर मोमेंटम, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की हम कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, आइसोटॉपिक स्पिन, न्यूक्लियर नंबर और एंगुलर मोमेंटम ये क्या होते हैं स्पिन। जैसे अगर मैं बात करूं बीटा डीके की, एक न्यूक्लियर रिएक्शन मान लेते हैं, न्यूट्रॉन किस में चेंज होता है प्रोटॉन में, तो हमारे पास क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी स्पिन को क्या करने के लिए
कंजर्व करने के लिए, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, ताकि ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल हो पाए। अगर मैं न्यूक्लियॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे इसका नंबर क्या है न्यूट्रॉन का 0 and 1, 1 यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और ये प्रोटॉन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यहाँ पे -1 0। तो इसका चार्ज क्या है, न्यूट्रिनो का चार्ज क्या होता है, 0, स्पिन क्या होती है, हाफ। तो इसमें चार्ज कंजर्व हो रहा है, न्यूक्लियर नंबर भी कंजर्व हो रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जिक्र नहीं है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ऐसी इक्वेशंस में हम लेप्टॉन्स नंबर भी कंजर्व करवाते हैं। एनर्जी रेशियो, एनर्जी कितनी है, इनका मास कितना है, ये सब कंजर्व करवाना ज़रूरी होता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 46 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक रेजिस्टर है R जो किस में है, सीरीज में है विद 8 ओम। तो बना लीजिए सर्किट, एक रेजिस्टर R है, सीरीज में मैंने कनेक्ट कर दिया 8 ओम रेजिस्टर के साथ, जो एब्जॉर्व कर रहा है 100 वॉट पावर, where 2 are connected with across a 60 वोल्ट लाइन, कि 60 वोल्टेज में 60 वोल्ट का वोल्टमीटर मैंने यूज़ किया हुआ है या बैटरी यूज़ की हुई है। दो मेरे पास रेजिस्टेंस है, एक R है और एक 8 ओम है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, इस R की अननोन रेजिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करनी है। पावर हमें गिवन है कितनी, 100 वोल्ट। तो इस सर्किट की पावर किसके इक्वल होगी, पावर शुड बी इक्वल टू I² R, और I क्या है, सीरीज में है सारे, तो करंट सब में सेम रहेगा। तो हमारे पास I करंट किसके इक्वल होगा, जितनी वोल्टेज है ओवर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो V शुड बी इक्वल V बाय R, टोटल रेजिस्टेंस। I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V बाय R, और I का स्क्वायर है तो V बाय R टोटल का स्क्वायर इंटू R। ये R है दिस वन, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो हम क्या करते हैं, उसका डायरेक्ट सम। तो R इक्विवेलेंट शुड बी R + 8, पुट कर दीजिए। V की वैल्यू आपको पता है 60 वोल्ट, R + 8 टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, 100 वॉट इज द पावर। पुट करके जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें दो रूट्स बनेंगे, एक 16 एक 4। तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आप फर्दर इसको चेक करने के लिए ये भी कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, करंट आपको पता लग गया, वोल्टेज भी आपको पता है, तो आपके पास पावर आपको अपने आप पता लग जाएगी। अगर पावर 100 वोल्ट है तो इसका मतलब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में भी करवाया हुआ है, सिर्फ इसी एक क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन के नाम से। उस वीडियो का भी मैं लिंक दे दूंगी। कि हमारे पास क्या है, 3 ब्रिजेस टाइप दे रखे हैं और एक कार है जो 3 तरीके के ब्रिज पे चलती है, ठीक है, सेम स्पीड से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट इज हेयर, सेम स्पीड से वो चल रही है। ए कार क्या चल रही है, प्लेन ब्रिज पे, बी किस पे चल रही है, जो कन्वेक्स अपवार्ड है, और सी किस पे चल रही है, कनकेव अपवार्ड ब्रिज पे, ठीक है। तो हमें बताना है ये नॉर्मल फोर्स है, ये किसके इक्वल है। देखो जब भी कोई चीज़ प्लेन ट्रांसलेशनल मोशन करिए तो एक तो उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगता है mg, और एक क्या लगती है, नॉर्मल रिएक्शन। तो फर्स्ट केस में तो जो नॉर्मल रिएक्शन fa होगी वो किसके इक्वल होगी, जितना उसका डाउनवर्ड वेट लग रहा है वो। अगर मैं बात करूँ कनकेव या कन्वेक्स अपवर्ड ब्रिज की, तो कन्वेक्स अपवर्ड ब्रिज तो कुछ इस तरह से है, मतलब यहाँ इसका क्या है, सेंटर है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है ना वो क्या होता है, आउटवर्ड टू द सेंटर, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके वजह से होता है, टू द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी क्या लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन, और एक डाउनवर्ड वेट लगेगा, तभी ये कार क्या कर पाएगी, मूव कर पाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एफ भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी क्या लग रही है, लीनियर जो नॉर्मल फोर्स है वो, और टोटल फोर्स किसके इक्वल है, जो डाउनवर्ड वेट लग रहा है उसके mg। तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं वो किसके इक्वल हो जाएगी, Fb इज इक्वल टू mg - Fcv, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता कितना है, mv² बाय r।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है, ये हमें तभी महसूस होता है जब कोई बॉडी क्या हो, रोटेटिंग हो रही हो, है ना, किसी भी ऐसे रोटेटिंग या सर्कुलर मोशन में हो, तभी हमें क्या महसूस होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको एक सूडो फोर्स भी बोलते हैं कि ऐसा आपको लगता है कि आप पे कुछ फोर्स लग रहा है ना, जो किसके इक्वल होता है, mv²/rp। अगर मैं बात करूं कनकेव अपवर्ड शेप की, तो इसमें भी हमारे पास क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो इसका सेंटर कहाँ है, कुछ इस तरह से, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास अवे फ्रॉम द सेंटर कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसी डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, वेट, जो टोटल कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो FC इज इक्वल टू mg + mv²/r। तो इसने पूछा था कि कौन किसका नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज़्यादा है, तो FC का तीनों में से सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपके पास किसका है, FA का, और उसके बाद आपके पास किसका है, FB का। तो ये आपके पास क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक पुलिस कार है विद इट्स फ्रीक्वेंसी 300 सायरन, कि उसके सायरन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 300 हर्ट्ज, और जो किसकी तरफ मूव कर रही है, टुवर्ड्स अ वेयर हाउस। तो मैंने लिख लिया कि एक कार है पुलिस की जिसमें ऑब्जर्वर है, जो किसकी तरफ मूव कर रही है, एक वेयर हाउस है, कितनी स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो कार है उसका सायरन कितना है, 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। इंटेंडिंग टू क्रैश द डोर, इसकी इंटेंशन क्या है कि ये डोर को क्रैश करेगी। व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वेयर हाउस डज द ड्राइवर ऑफ द पुलिस कार हियर, कि जब ये इसको क्रैश करेगी तो कितनी फ्रीक्वेंसी से आपको रिफ्लेक्ट हुई जो आवाज़ है वो ड्राइवर ऑफ द पुलिस को हियर होगी। ठीक है, तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो फ्रिक्वेंसी देखो, जितनी फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास 300 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है वो किसकी है, पुलिस कार के सायरन की। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी गिवन है, 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ पुलिस कार कितनी गिवन है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है अपीयरेंट फ्रिक्वेंसी कब होगी, इसमें देखो जिस तरफ गाड़ी जा रही है उसी तरफ एक रिफ्लेक्टेड साउंड आ रही है, मतलब दोनों ही ऑब्जर्वर, सोर्स भी और ऑब्जर्वर भी, दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास जो अपीयरेंट फ्रिक्वेंसी में चेंज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, अवे जाते तो क्या हो जाता, अपीयरेंट फ्रिक्वेंसी लेस हो जाती। अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, टॉर्डर्स आ रहे हैं, तो अपीयरेंट फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगी, न्यू डैश शुड बी इक्वल टू न्यू इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो सोर्स कितनी, जो पुलिस की कार थी ना वो कितनी मीटर से जा रही थी, 30 मीटर से। ऑब्जर्वर भी वही था क्योंकि रिफ्लेक्ट भी वही हो रहा था और ऑब्जर्व भी वही कर रहा था, तो इसकी भी 30 और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर गिवन था और 30। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 350 हर्ट्ज। इसमें वो जर्नल फार्मूले नहीं लगेंगे। जनरली क्या होता है, इसमें क्वेश्चन की गलती होने के चांस यही हो जाते हैं कि अगर आप सिर्फ ये फार्मूला लगाते हो कि वो टुवर्ड्स आ रहा है, ये वाला कंसेप्ट नहीं करते हो कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें गलती होने के चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 49th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द टाइम एवरेज पावर ऑफ अ सिनोसाइडल वेव इज प्रोपोर्शनल टू द mth पावर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड nth पावर ऑफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव। द वैल्यू ऑफ M एंड R। इसने क्या कहा कि टाइम एवरेज पावर है जो सिनोसाइडल वेव में, उसमें एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी पे कितनी पावर पे पावर डिपेंड कर रही है। तो पावर की जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वेव। ए क्या है, लीनियर मास डेंसिटी उस वेव की, सिनोसाइडल वेव की, ए उसका एम्पलीट्यूड, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, वी उसकी वेव स्पीड। ठीक है, तो ये स्क्वायर पे डिपेंड करती है। डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए। स्टेशनरी वेव के केस में हम इसको पढ़ते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर m ओमेगा की पावर n। तो m की पावर 2 हो जाएगी, n की पावर 2 हो जाएगी। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से आप मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से, ईजी भी बहुत है और अगर आप इसका साथ साथ डायग्राम बनाते हैं तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है,
दो पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं Q1 और Q2 आर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0.30। तो एक तो आपके पास Q1 चार्ज है 0.30 डिस्टेंस से वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। अगर ये मैं हॉरिजेंटल मानूँ, ये एक्स एक्सिस मानूँ, ये वाई एक्सिस मानूँ, तो यहाँ से 0.30 मीटर पॉजिटिव में एक है चार्ज जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम। सेकंड चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम सेम डिस्टेंस पे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसके बाद इसने इसकी बताना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी उस फोर्स की। इन दोनों फोर्स की वजह से एक अनदर फोर्स जो किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और जिसका चार्ज कितना है 4 माइक्रोकुलाम, और जो एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे है 40 मीटर डिस्टेंस पे है। तो देखो ये क्या है पॉजिटिव चार्ज और ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब हमें पता है ना कि यहाँ से यहाँ की डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, कुछ इस तरह। इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह से। तो अगर मैं इस फोर्स को नाम दे दूं F13 और इस फोर्स को नाम दे दूं F23 कि ये तो चार्ज 1 की वजह से थर्ड चार्ज पे लग रहा है, ये फोर्स 2 सेकेंड चार्ज की वजह से थर्ड चार्ज पे लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस फोर्स को क्या करूं, फर्स्ट फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूं कंपोनेंट्स में, तो यहाँ पे क्या आएगा F1 कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आएगा F13 साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस फोर्स को क्या करूं रिजॉल्व करूं, तो यहाँ पे क्या आएगा F23 कॉस थीटा और यहाँ पे क्या आएगा F23 साइन थीटा। तो देखो चार्जेस की वैल्यू सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है एक नेट फोर्स लग रहा है, तो सिर्फ इस फोर्स की वजह से ही हमें नेट फोर्स मिलेगा। इसका मतलब ये किस डायरेक्शन में है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो सिर्फ आप डायरेक्शन से पता लगा सकते हो, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, दो ही बचे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अब हमें ये देखना है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने सेम डायग्राम बनाया हुआ है कि सिर्फ आपका जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो सिर्फ इन दोनों की वजह से होगा। साइन कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो ये हमारे पास गिवन है 0.30, ये आपको गिवन है 0.40। ये कैसे ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आप निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूस इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर लेके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.50, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारे पास जो tan थीटा होगा वो क्या होगा 3/4 और cos थीटा क्या होगा 4/5। tan थीटा निकल गया तो cos थीटा निकाल सकते हो ना 4/5, या फिर आप डायरेक्ट इस एंगल से ही निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल से cos थीटा की वैल्यू। cos क्या होता है, cos क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप वैल्यू निकाल लोगे 4/5, तो ये आपका बेस है और हाइपोटेन्यूस 0.40/, 0.50, 4/5, क्योंकि हमें तो कॉस कंपोनेंट चाहिए ना, तो इसलिए हमने क्या निकाल लिया कॉस कंपोनेंट दैट शुड बी इक्वल टू 4/5। और वैसे ये लॉजिक भी होता है कि अगर आपके पास 3 का क्या है परपेंडिकुलर है और 4 का बेस है और 5 का आपके पास ये है, तो ये एंगल क्या होते हैं 37, ठीक है। ये एक ट्रिक भी है वैसे। तो हमारे पास फोर्स हम निकाल सकते हैं ना, फोर्स कैसे निकालते हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्या होता है क्यू के क्या है यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन और दैट शुड बी कांस्टेंट। Q1 Q3 पहले और दूसरे चार्ज की वजह से दोनों के बीच में इंटरमीडिएट डिस्टेंस कितनी है 0.50। सिमिलरली इधर भी सेम होगी, तो दोनों फोर्सेस क्या है सेम। तो मैंने क्या कर दिया 2 cos थीटा F23 लिखो चाहे 2 cos थीटा F13 लिखो। 2 cos थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, F23 के की वैल्यू क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q2 आपको पता है कितना था 2 माइक्रोकुलाम, Q3 कितना था 4 माइक्रोकुलाम। पुट कर दो 2 माइक्रोकुलाम ही था थर्ड जो चार्ज था वो भी, तो यहाँ पे पुट कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 0.46 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि किस तरफ है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। तो आप अपने सजेशंस भी दे सकते हो और इसको थोड़ा प्यार भी दे सकते हो इस वीडियो को कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। तो शेयर करना ना भूले मेरा चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। हम डेली ऐसे ही 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू टू ऑल।